इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में परिचर्चा कर लिया है। तो आइए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है उत्पादन फलन एवं साधन के प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल। उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानें। तो सबसे पहला प्रश्न है उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है या उत्पादन से आप क्या समझते हैं, आपका पहला प्रश्न होगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पादन क्या है, उत्पादन कहते किसे हैं। आपका उत्तर होगा किसी वस्तु के उपयोगिता को बढ़ा देना। किसी वस्तु के उपयोगिता को बढ़ा देना अथवा किसी वस्तु के उपयोगिता का सृजन करना। किसी वस्तु के उपयोगिता को बढ़ा देना या किसी वस्तु के उपयोगिता का सृजन करना मतलब निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। जैसे गेहूं की हम बात ले लेते हैं तो गेहूं का कीमत प्रति कुंटल मान लो 1600 रुपया है। मतलब 100 केजी गेहूं का कीमत यदि 1600 रुपया है तो उस गेहूं का यदि हम मैदा बना देते हैं तो उसका कीमत लगभग 2000 रुपया प्रति कुंटल हो जाएगा। मतलब गेहूं का रूप बदल दिया हमने, है गेहूं का ही बना हुआ लेकिन गेहूं का रूप क्या हो गया, मैदा हो गया। तो गेहूं था 1500 रुपये कुंटल और मैदा हो गया 2000 रुपये कुंटल। तो किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ा देना, उपयोगिता को बढ़ा देना, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। दूसरा है उत्पादन की धारणाओं से आप क्या समझते हैं अथवा उत्पादन की धारणाओं पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा उत्पादन की निम्नलिखित 3 अवधारणाएं हैं। मतलब उत्पादन की कितनी धारणा है, तो उत्पादन की 3 धारणा है। पहला कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। सबसे पहले लेते हैं कुल उत्पादन। उत्पादन की 3 धारणाएं हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। पहले हैं कुल उत्पादन। तो किसी एक निश्चित समय अवधि में कुल उत्पादन का परिभाषा होगा किसी एक निश्चित समय अवधि में, किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। दूसरा है सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन का परिभाषा होगा किसी परिवर्तनशील साधन के एक अतिरिक्त इकाई या एक कम इकाई का प्रयोग करने से, किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त माने ज़्यादा इकाई का प्रयोग करने से या एक कम इकाई के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है तो उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। मतलब इसको आप छोटा सा उदाहरण से समझ लें कि 100 श्रमिक मिलकर एक दिन में 500 कलम बनाता है। यदि श्रमिकों की संख्या 1 बढ़ा दिया जाए, मतलब 100 के जगह पर 101 कर दिया जाए या 100 के जगह 99 कर दिया जाए, मतलब 1 कम कर दिया जाए, तो उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसी को हम सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। दूसरा है औसत उत्पादन। तो कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर, मतलब किसी वस्तु का जितनी मात्रा बना या किसी वस्तु की जितनी मात्रा का उत्पादन किया गया
तो मात्रा में साधन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम औसत उत्पादन कहते हैं। मतलब कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही औसत उत्पादन के नाम से जानते हैं। और औसत उत्पादन को हम प्रति इकाई उत्पादन भी कहते हैं। मतलब औसत उत्पादन को हम प्रति इकाई उत्पादन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन क्या है अथवा उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा उपादानों। आपका उत्तर होगा उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को, उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताती है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन के आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह उपादानों की मात्रा और उत्पादन के मात्रा के भौतिक संबंध को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन की मान्यता को लिखें। उत्पादन फलन की मान्यता को लिखें अथवा उत्पादन फलन किन किन मान्यताओं पर आधारित है। तो आपका उत्तर होगा उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। आपका उत्तर होगा उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय की अवधि से है। दूसरा, उत्पादन फलन की सभी उत्पाद अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा है उत्पादन फलन दीर्घकाल में अपने सभी उपादान को परिवर्तित कर सकता है। और चौथा मान्यता है इसका, अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन संभव नहीं। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन की विशेषता को लिखें। उत्पादन फलन की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। दूसरा विशेषता है उत्पादन फलन में उपादानों एवं उत्पादन की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता है। तीसरा, उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित होता है। उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित होता है। चौथा है फर्म दीर्घकाल में जब भी उत्पादनों को परिवर्तित कर लेती है तो इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। और अगली विशेषता है उत्पादन फलन उत्पादन का तकनीकी सारांश प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन के कितने प्रकार हैं, वर्णन करें। उत्पादन फलन के कितने प्रकार हैं, वर्णन करें। आपका उत्तर होगा उत्पादन फलन के 3 प्रकार हैं। उत्पादन फलन के 3 प्रकार हैं, उत्पादन फलन के 2 प्रकार हैं। एक परिवर्तनशील उत्पादन फलन जिसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा समान अनुपात उत्पादन फलन जिसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से भी जानते हैं। तो उत्पादन फलन के 2 प्रकार हैं। पहला है परिवर्तनशील उत्पादन फलन अथवा अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन उस उत्पादन फलन को कहते हैं जिसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करने से साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के मात्रा में भी अंतर उत्पन्न होता है। तो इसे कहते हैं परिवर्तनशील। मतलब साधन को बदल देने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। दूसरा है समान अनुपात या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो समान उत्पादन
समान अनुपात उत्पादन फलन सभी स्तर पर समान उत्पादन को दिखाने वाला फलन है। समान अनुपात उत्पादन फलन सभी स्तर पर, सभी लेवल पर एक ही प्रकार के उत्पादन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है? अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन समान अनुपात वाला उत्पादन फलन है। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता रहता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में की स्थिति में पैमाना में परिवर्तन होता है। तीसरा अंतर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कारक के प्रतिफल को प्रकट करता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन उत्पादन फलन के पैमाने के प्रतिफल को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के नियम को समझाइए, या उत्पत्ति के नियम से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं? आपका उत्तर होगा अल्पकाल में मतलब बहुत कम समय में। अल्पकाल में मतलब बहुत कम समय में। अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करता है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है तो उसे ही उत्पत्ति के नियम के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा, साधन के स्थिर प्रतिफल अथवा उत्पत्ति क्षमता नियम। दूसरा, साधन के घटते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम। फिर अगला प्रश्न बनता है, साधन के बढ़ते प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम से आप क्या समझते हैं? बड़ी आसान, इसका उत्तर होगा उत्पादन के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर, मतलब उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनमें सबको स्थिर रखा जाए, कोई चेंजिंग नहीं किया जाए, लेकिन एक साधन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। उत्पादन के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ा देने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही साधन के बढ़ते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति वृद्धि नियम या साधन के बढ़ते प्रतिफल नियम के क्रियाशीलता के क्या कारण हैं? आपका उत्तर होगा साधनों की स्थिरता, साधनों की अविभाज्यता और कारकों में उचित समन्वय। कारकों में उचित समन्वय उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशीलता के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, साधनों के स्थिर प्रतिफल अथवा उत्पत्ति क्षमता नियम से आप क्या समझते हैं? उत्पत्ति क्षमता नियम क्या है या उत्पत्ति क्षमता नियम से आप क्या समझते हैं, या साधनों के स्थिर प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा साधनों के समान प्रतिफल से अभिप्राय। साधनों के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से, परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती। अगला है, साधनों के या साधन के घटते प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है या साधन के घटते प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों के मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों के मात्रा को बढ़ाया जाता है, यदि उससे कम अनुपात में उत्पादन हो, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, यदि उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे ही
साधन के घटते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम के आधुनिक दृष्टिकोण के मान्यता को लिखें। मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम के आधुनिक दृष्टिकोण की कौन कौन सी मान्यताएं हैं? आपका उत्तर होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्पत्ति की एक साधन स्थिर हैं तो अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होती हैं। तीसरा, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा, साधन स्थिर और अविभाज्य होते हैं। और पांचवा विशेषता इसकी है, स्थिर साधन सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के तीनों नियम, चाहे वो उत्पत्ति वृद्धि नियम हो, उत्पत्ति क्षमता नियम हो या उत्पत्ति ह्रास नियम, तीनों को एक ही मानते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति क्षमता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम को सम्मिलित रूप से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं? आपका उत्तर होगा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लागू होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फर्म के एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। फर्म के एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। दूसरा, साधनों की अविभाज्यता। तीसरा, उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। चौथा, साधनों की सीमितता। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के महत्व को लिखें। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के महत्व को लिखें। आपका उत्तर है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित महत्व है। पहला, यह अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। दूसरा, यह माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, यह सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार है। चौथा विशेषता है, एक क्षेत्र के अन्य लोगों का जीवन स्तर प्रभावित करता है और आविष्कार एवं खोज के लिए प्रेरणादायक है। अगला प्रश्न है, पैमाने की बचत क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? पैमाने की बचत क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? तो आपका उत्तर होगा, दीर्घकाल में उत्पादन उत्पादक को उत्पादन के आकार बढ़ने के कारण संगठन तथा उत्पादन तकनीक में सुधार के कारण जो बचत प्राप्त होता है उसे ही पैमाने की बचत के नाम से जानते हैं। और पैमाने की बचत दो प्रकार की होती है, पहला आंतरिक बचत और दूसरा बाहरी बचत। प्रश्न है, तो आंतरिक बचत क्या है और इसके प्रमुख रूप या अंग कौन कौन है? आंतरिक बचत क्या है और इसके प्रमुख रूप कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, वह बचत जो किसी व्यक्तिगत फर्म के विस्तार के कारण उपस्थित होता है, आंतरिक बचत कहलाता है। जैसे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की बचत, तकनीक की बचत, मतलब जब कोई बड़ा कंपनी होता है और उसका नया कारोबार विस्तार करता है तो उसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यह उसकी आंतरिक बचत होती है। जैसे वही बोला हूँ, श्रम विभाजन, तकनीक की बचत, विपणन की बचत, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन की बचत, वित्तीय बचत और जोखिम संबंधी बचत। ये सारी सुविधा उसके पास ऑलरेडी होता है और जब नया कारोबार करता है तो उसे केवल कच्चा माल लेना होता है और ऑलरेडी उसके पास पहले से मार्केट
बिजली, आवास, सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बाहरी बचत क्या है और इसके प्रमुख रूप कौन कौन है? बाहरी बचत क्या है और इसके प्रमुख रूप कौन कौन है? तो आपका उत्तर होगा वह बचत जो उद्योग के विस्तार के कारण उपस्थित होता है। वह बचत जो उद्योग के विस्तार के कारण उपस्थित होता है, जिनका लाभ एक या दो फर्म तक केंद्रित न रहकर उद्योग के सभी फर्मों को समान रूप से मिलता है, बाहरी बचत कहलाता है। जैसे कुशल श्रम का सस्ती दर पर मिल जाना, परिवहन तथा संचार लागत में कमी आना, वित्तीय संस्थाओं के विकास से सस्ता ब्याज मिलना, कच्चे माल का बड़ी आसानी से मिल जाना और उचित प्रशिक्षण द्वारा श्रमिकों के कार्य कुशलता में सुधार आना। और आज का अंतिम प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? आपका उत्तर होगा पैमाने के साधनों के प्रयोग के अनुपात को, साधनों के प्रयोग के अनुपात को स्थिर रखते हुए जब सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। साधनों के प्रयोग के अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों के समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उसमें होने वाला परिवर्तन या बदलाव पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। और पैमाने के प्रतिफल के 3 प्रकार हैं। पहला बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, दूसरा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, तीसरा घटते पैमाने का प्रतिफल। मैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, तो इसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं या बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। दूसरा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, तो जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, यदि उसी अनुपात में उत्पादन में बढ़ोतरी हो तो उसे हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। और तीसरा है घटते पैमाने का प्रतिफल। घटते पैमाने का प्रतिफल मतलब जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उससे कम अनुपात में, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उससे कम अनुपात में यदि उत्पादन में बढ़ोतरी हो तो उसे हम घटते पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो ये रहा 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगला टॉपिक को लेकर पुनः हम कल हाजिर होंगे।